ये आवाज क्लियर है? करें स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है बायलैटरल मोनोपोली और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर टाइम बच गया तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी स्टार्ट करेंगे अगर टाइम हमारा रह गया थोड़ा। बायलैटरल बायलैटरल मोनोपोली में क्या होता है? इसमें सिंगल सेलर होता है और सिंगल ही इसमें बायर होता है। ये पेपर में सवाल आ भी चुका है क्योंकि एक एक एमसीक्यूज करने के लिए हमें पूरा पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। 2015 में एक सेम क्वेश्चन ही आया हुआ था। जो सिंगल सेलर हो उसको तो हमें पता है, उसे क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्ट कहते हैं। और जब सिंगल बायर हो ना, उसे हम मोनोपोलिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसे मोनोपोलिस्ट, इसे मोनोपोलिस्ट। सिंगल सेलर क्या तो हमें पता है कि प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होती है। ये मेरा एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है, इसे डिवाइड कर भी कहते हैं या मार्जिन यूटिलिटी कर्व भी, क्योंकि मार्जिन यूटिलिटी से हमने डिवाइड कर ट्राई किया। अभी खैर हम इसे एवरेज रेवेन्यू कर्व भी लिखते हैं। दूसरी साइड पर एमआर कर्व होता है, एमसी कर्व जिसे हम सप्लाई कर्व भी कहते हैं, जहां पर ये क्वांटिटी और यहाँ पर ये प्राइस डिटरमाइन होती है। पुरानी बात है, इसका तो हो गया। ठीक हो गया। दूसरी साइड पर हमारे पास होता है जब सिंगल बायर, जिस तरह सेलर एक्सप्लॉइट कर रहा होता है कंज्यूमर को जब वो सिंगल हो, तो सेम उसी तरह जो बायर है वो भी एक्सप्लॉइट करेगा। किसको एक्सप्लॉइट करेगा? ये एक्सप्लॉइट करेगा सेलर को। ठीक हो गया। यानी कि आप चीज को खरीदने वाले अकेले हैं और चीज सपोज डेट बेचने वाले ज्यादा है। ठीक हो गया। यानी कि पूरे शहर में आप खरीदार हैं और चीज बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि कम से कम कीमत के ऊपर आप चीज खरीदें। ठीक हो गया। जब आपको ज्यादा चीज खरीदनी पड़ी तो फिर आपको प्राइस भी क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है। तो सेम इसी तरह ये सिंगल बायर करता है। ये इसके सामने क्वांटिटी पड़ी है 1 2 3 4 5 और ये इसकी ये प्राइस देता है। ठीक हो गया। फर्स्ट करें पहला यूनिट खरीदने गया, ये सिर्फ सिंगल सेल बायर बायर है। ठीक हो गया। ये जाता है मार्केट में, ये कहता है मुझे 1 यूनिट चाहिए। तो सपोज दैट जो सबसे कम प्राइस मिलती है ना से 1 यूनिट की, वो क्या मिलती है? 4 रुपीज। आप मोनोपोली को जहन में लाएं, जब मोनोपोलिस्ट चीज की कम मिकदार सेल करता था, फर्ज करें 1, तो वो प्राइसेस क्या रखता था? हाई रखता था, 10 थी उसकी। ठीक हो गया। जब उसने ज्यादा सेल करनी है तो उसको प्राइस क्या करनी पड़ती थी? कम करनी पड़ती थी। ठीक हो गया। इसका ये ऑपोजिट होगा, ये है मोनोपोलिस्ट का। जब ये मोनोपोलिस्ट का मैंने कल ड्रा किया था तो ये आपको मैंने समझा दिया था। अब वो जाता है पहली चीज खरीदने, वो कम से कम प्राइस पे खरीदता है। जब उसे दूसरी चीज खरीदनी पड़ी, इट मींस उसकी डिमांड बढ़ी, तो उसको प्राइस भी थोड़ी ज्यादा देनी पड़ गई, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। ठीक हो गया। इधर देखें, प्राइस और क्वांटिटी में क्या था? नेगेटिव रिलेशनशिप था। ठीक हो गया। प्राइस अगर ये कम करता था तो इसकी डिमांड बढ़ती चली जाती थी। इधर ऑपोजिट केस है, ये बायर है, तो जब ये कम यूनिट खरीदेगा तो प्राइसेस भी कम देगा। जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो ये प्राइसेस ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे जैसे डिमांड ज्यादा करता रहेगा, प्राइसेस भी ज्यादा होती चली जाएगी। सेम रेस, क्योंकि रेसिप्रोकल है, मोनोपोलिस्ट ऑपोजिट है या रेसिप्रोकल है मोनोपोलिस्ट। ठीक है। अब हम इसके टोटल एक्सपेंडिचर निकालना चाहेंगे,
TE से कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। तो प्राइस और क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 4, 10, 18, 28 और ये कितना हो गया 40। और इसके मार्जिनल एक्सपेंस निकालना चाहें हम, तो मार्जिनल एक्सपेंस 4, 10 माइनस 4 6, 18 माइनस 10 8, 10 12, ये इसके मार्जिनल एक्सपेंस आ गए। ठीक हो गया। अच्छा, इन दोनों को अगर आप देखें, प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान हमें कौन सा रिलेशनशिप नजर आ रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप नजर आ रहा है। यानी कि प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये लाई के क्या है, सप्लाई। इसको आप आपने जहन में रखना है। ठीक है, हम इसका कर्व ड्रा करते हैं। कर्व है जी, ये क्वांटिटी है, ये हमारी प्राइस है। क्वांटिटी क्या है, 1 2 3 4 5, और यहाँ प्राइसेस पोस्ट डेट हमारे पास है 4 5 6 7 8। वन प्राइस है, वन क्वांटिटी है, तो प्राइस क्या थी, 4 थी। 2 पर क्या है, 2 पर है 5, 3 पर 6 7 8, ये उसका। ठीक हो गया। जो क्या है, इसको अभी मैं सप्लाई कर्व कह रहा हूँ। सप्लाई कर्व मुझे पता है ये किसके बराबर होता है, मार्जिनल कॉस्ट। ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि सप्लाई कर्व और मार्जिनल कॉस्ट हमारे इक्वल होते हैं, हम ड्राइव कर चुके हैं। मार्जिनल एक्सपेंस 1 पर कितने हैं, 4 है। 2 पर कितने हैं, 6 है। 3 पर कितने हैं, 8 है। 4 पर कितने हैं, 4 पर 10 हो गए, और ये 5 पर 12। इस तरह का ये पास मेरे पास क्या आ गया, मार्जिनल एक्सपेंस करना। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मार्जिनल एक्सपेंस कर्व ऊपर है और सप्लाई कर्व नीचे है। यहाँ पर डिमांड कर्व ऊपर था और मार्जिन रेवेन्यू नीचे था। यानी कि यहाँ मार्जिन रेवेन्यू की जगह किसने ले ली है इसमें, मार्जिनल एक्सपेंस में। और जो डिमांड कर्व था उसकी जगह किसने ले ली, सप्लाई ने। क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसकी नेगेटिव स्लोप थी, इसकी क्या है, पॉजिटिव स्लोप। ठीक हो गया। इधर भी इधर सप्लाई फ्लैटर है, इधर भी ये फ्लैटर है। इधर ये स्टीपर है और इधर ये स्टीपर है। ये इधर नीचे था, ये ऊपर है। ठीक हो गया। ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डायग्राम होंगे। अब यहाँ पर प्राइस इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा ऐसे कि हमें, क्योंकि अभी हम कंज्यूमर को पढ़ रहे हैं, ये कंज्यूमर है, मोनोक्सोनिस्ट कंज्यूमर है, बायर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व ड्रा करेंगे। जो मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने आपको बताया नेगेटिव कर्व होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व भी उसे ही हम कहते हैं, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी से ही हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिमांड कर्व ड्रा किया था। इक्विलिब्रियम जैसे यहाँ पर होता था, एमसी और एमआर इक्वल होते थे, वहां पर ये ड्रा हो जाता था। तो यहाँ पर मार्जिनल एक्सपेंस और मार्जिनल बेनिफिट, मार्जिनल यूटिलिटी का दूसरा नाम क्या होता है, मार्जिनल बेनिफिट। जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर इक्विलिब्रियम आएगा। इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जहां पर ये सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा ये प्राइस देने के लिए तैयार होगा। ठीक है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता था ऊपर की तरफ जाते थे, इधर हम किधर आएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये समझ आ गई है डायग्राम। ये पहले समझ आई हुई थी मोनोपोली की। मोनोपोलिस्ट का इक्विलिब्रियम मैंने आज आपको समझाया है, या आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा। ठीक हो गया। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है, बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली क्या होता है, बायलैटरल मोनोपोली ये होती है कि यहाँ पर सिंगल सेलर होता है और सिंगल बायर होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, उसने इसकी एग्जांपल दी हुई है जो कि स्पेयर पार्ट बनाते हैं, किस चीज के, ट्रेन के। ये एक इंडस्ट्री है बर्तानिया में जो क्या करती है, स्पेयर पार्ट्स बनाती है ट्रेन के इंजन के। ये सिर्फ एक ही है जो इंडस्ट्री है, इसकी क्या है, बर्तानिया में मोनोपोली है।
ठीक हो गया। अब इसके स्पेयर पार्ट्स कौन खरीदता है? हम लोग तो नहीं खरीदते, सिर्फ और सिर्फ कौन खरीदता है? ब्रिटिश रेलवेज को खरीदता है। तो कौन खरीदता है? ब्रिटिश रेलवे। तो ब्रिटिश रेलवे इधर क्या है? बायर है। और जो इसकी जो बनाने वाले हैं ये स्पेयर पार्ट्स, वो क्या है? सेलर है। वो भी एक है, ये भी एक है, तो ये मोनोप्सोनिस्ट हो गए, मोनोप्सोनिस्ट। और ये क्या हो गए? मोनोपोलिस्ट हो गए। तो अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स प्राइस को डिटरमिनेट नहीं करते। फिर कौन कहाँ प्राइसेस डिटरमिनेट होंगी? नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई, मार्जिन रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ये सारे के सारे इकोनॉमिक फैक्टर हैं। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हो गए? निगोशिएशन। ये टेबल टॉक करेंगे, ये बातें करेंगे आपस में, ठीक हो गया? क्योंकि ये मिनिमम प्राइस देगा, क्योंकि ये भी इसकी ये मोनोपोलिस्ट है और ये मोनोपोलिस्ट है। तो ये कहेगा नहीं कि मैं तो मैक्सिमम प्राइस लूंगा क्योंकि आप कहीं और से खरीद नहीं सकते, मैं ही बन दूंगा। तो ये कहेगा कि मेरे अलावा आप बेचेंगे किसे? तो मैं, मेरी भी मोनोपोली पावर है। तो फिर क्या होगी? फिर यहाँ इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हैं वो फेल हो जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे? नॉन इकोनॉमिक्स फैक्टर्स की तरफ जाएंगे। नॉन इकोनॉमिक्स फैक्टर क्या है? इंटरमीडिएसी है, और उसके अलावा क्या हो सकता है कि निगोशिएशन हो सकती है, या एक्सोजीनियस फैक्टर्स। ठीक है, ये जो हमने अब तक जितनी भी प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ी है वो सारे के सारे एंडोजीनियस फैक्टर्स थे। ठीक हो गया? तो ये क्या होगा? एक्सोजीनियस फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यूज कैसे आएगा कि बायलैटरल मोनोपोली में जो प्राइस डिटर्मिनेंट होती है वो किन फैक्टर के जरिए होती है? इकोनॉमिक फैक्टर, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो आप इसको चूज करेंगे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। या वो पूछ सकता है कि बायलैटरल मोनोपोली में जो प्राइस डिटर्मिनेशन होगी वो किस तरीके से होंगी? एंडोजीनियस वेरिएबल है, एक्सोजीनियस वेरिएबल है। थर्ड ऑप्शन में वो ए और बी दे सकता है कि दोनों, और थर्ड वो कहेगा नन ऑफ दिस। पर जो 2015 में एमसीक्यूज आया था उसने पूछा था कि बायलैटरल मोनोपोली में प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होती हैं? डिमांड से, ओनली सप्लाई से, डिमांड एंड सप्लाई बहुत, और डी ऑप्शन था निगोशिएशन। तो निगोशिएशन इसका सही आंसर था। तो अब आप इसे देखेंगे कि हमारे यहाँ प्राइसेस कैसे डिटरमाइन हो रही हैं। इन दोनों डायग्राम्स को मैं इकट्ठा कर देता हूँ। ये आपने मिक्स नहीं करना, भूलना नहीं, बल्कि मैं इसको रीड नहीं करूंगा, मैं डायग्राम दूसरी साइड करूंगा। ये देखिए जी, ये है मेरे पास ब्लैक कलर में ए आर का, जिसका नाम डिमांड कर्व भी है, जिसका नाम मार्जिनलिटी भी है, मार्जिनल बेनिफिट भी है। ठीक हो गया? और ये मेरे पास क्या है? एम आर कर्व। ठीक है, ये मेरा कौन सा कर्व है? एम सी। ठीक हो गया? बाद में इसको सप्लाई कर्व का भी नाम दे दूंगा। और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मोनोपोली, और ये क्या आ गई? प्राइस ऑफ मोनोपोली आ गई। ठीक है, अब वो क्या कहता है? वो मार्जिनल कॉस्ट को, हमें पता है ये सप्लाई कर्व होता है, और यहां से अपना मार्जिनल एक्सपेंस का कर्व ड्रा कर लेता है, ये वाला। अब ये जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है, इसको मैंने क्या कहा? मार्जिनल बेनिफिट का कर्व भी कहा, मार्जिनल यूटिलिटी। तो इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल बेनिफिट के कर्व को इंटरसेक्ट करेगी, यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, और यहां से ये परपेंडिकुलर भी आएगी। ये आ गई जी क्वांटिटी ऑफ एस, एस लिख रहा हूं मोनोप्सोनिस्ट। और जहां पर ये सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट को नाम मैं बी का दे देता हूं, इसको ए का, और इसको ई का, और ये एफ का, जहां पर मोनोपिस्ट का।
और ये प्राइस ऑफ मोनोपोसोनिस्ट आ गई। यानी कि जो बायर है ना, वो कहता है कि मैं ये प्राइस दूंगा और आपसे ये क्वांटिटी। और जो मोनोपोलिस्ट है वो कहता है कि ये मैं आपसे प्राइस खरीदूंगा और ये आपको प्राइस देनी पड़ेगी और इतनी क्वांटिटी आपको लेनी पड़ेगी। अब दोनों ही सिंगल है। अगर परफेक्ट कंपटीशन होता तो फिर किधर प्राइस डिटरमिनेट होती। ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, सप्लाई और डिमांड कर्व इधर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। E1 लिख रहा हूं और ये क्वांटिटी होती और ये प्राइस होती। अब जो सेलर है वो परफेक्ट कंपटीशन से ऊपर प्राइस चार्ज करना चाहता है और जो बायर है वो इससे कम प्राइस देना चाहता है। परफेक्ट कंपटीशन पे भी नहीं आते। तो अब यहाँ ये वाला फैक्टर भी फेल है, ये फैक्टर भी फेल है, ये फैक्टर भी फेल है। ये क्योंकि तीनों जो फैक्टर्स हैं ये इकोनॉमिक फैक्टर है। तो प्राइस कैसे डिटरमिनेट होगी जी? प्राइस डिटर्मिनेशन होगी इधर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर से। यहाँ ना ये प्राइस होगी, ना ये प्राइस होगी, ना ये प्राइस होगी, ना ये। इस रीजन के अंदर PS टू PM कोई भी प्राइसेस हो सकती है, ठीक हो गया। और वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स के जरिए होगी, ठीक हो गया। तो ये हमारा टॉपिक एंड हुआ। अब हम चलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। मोनोपोली खत्म हो गया। मोनोपोली में मैंने आपको तमाम के तमाम मॉडल भी पढ़ा दिए, वो भी पढ़ा दिया। अब हम चलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था 2000 के पेपर। 2000 का पेपर बड़ा बैलेंस पेपर था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है कि जब आप सेम प्रोडक्ट्स को, ठीक हो गया। असल में मैं दूसरा मार्कर इस वजह से यूज करता हूँ क्योंकि क्या दूसरे मार्कर आपको क्लियर नजर नहीं आते? क्योंकि मैं तो इस वजह से यूज करता हूँ कि आपको डिफरेंस हो सके डायग्राम्स में। बिल्कुल क्लियर नहीं आते। चलें, चले ठीक हो, ठीक हो, सही है, सही है। ब्लैक और ब्लू यूज कर लिया करूंगा, ठीक है। तो ये मैं कम यूज किया करूंगा, पर टाइम में यूज करने पड़ जाते हैं। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, उसने ये पूछा हुआ था MCQs 2015 में कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर कौन सकता है, कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। तो उसका जवाब है मोनोपोलिस्ट। सिर्फ मोनोपोलिस्ट कर सकता है, ना ओलिगोपोलिस्ट कर सकता, ना डिओपोलिस्ट कर सकता, ठीक हो गया। ना ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने चार ऑप्शंस दिए हुए थे कि कौन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। मोनोपोलिस्ट कर सकता है, ओलिगोपोलिस्ट कर सकता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कर सकता है, प्योर कंपटीशन कर सकता है। तो उसका सही जवाब था मोनोपोलिस्ट। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती क्या है जी? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये होती है कि आप सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर सेल कर रहे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की ना टू कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि जहां जिन टू मार्केट्स के अंदर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उधर क्या होना चाहिए, उधर मार्केट की जो डिमांड कर की इलास्टिसिटी है वो डिफरेंट होनी चाहिए और मार्केट्स के दरमियान इतना गैप होना चाहिए कि चीप मार्केट से प्रोडक्ट खरीद कर आप कॉस्टली मार्केट में सेल ना कर सकें, ठीक हो गया। पहला क्या हो गया कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डिफर हो बोथ मार्केट्स की,
ठीक है। और दूसरा है कि मार्केट सेपरेट होनी चाहिए, मार्केट सेपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह के ये फैसलाबाद है और ये मुल्तान है, यहाँ रिच लोग रहते हैं, इलास्टिसिटी है लेस देन 1। मुल्तान में गरीब लोग रहते हैं, फर्ज करें इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर आप प्राइस को हाई रख रहे हैं क्योंकि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन लेस देन 1 है, तो प्राइस ज्यादा रखकर आप रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो प्राइस डिक्रीज करके टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ आपने प्राइस रखी हुई है $10, 10 रुपीज, डॉलर तो चलते ही नहीं है इधर। और यहाँ पर आपने 5 रुपीज रखी हुई है प्राइस। ठीक है। अब ऐसा ना हो कि लोग, रेंट कितना हो, 3 रुपीज, 3 रुपए फर्ज करें रेंट है फैसलाबाद से मुल्तान, तो लोग क्या करेंगे, इधर जाएंगे, आने जाने का ये। ठीक है, तो 5 रुपए की लेंगे इधर से और इधर आकर वो क्या हो जाएगी, 8 रुपए की हो जाएगी, 2 रुपए उनके सेव हो जाएंगे। तो इस तरह की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सक्सेसफुल नहीं रहती। हाँ ऐसे है कि एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो, 5 रुपीज हो, कि ये लोग यहाँ जाएं 5 रुपए की खरीदें, जो इनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 5 रुपए पड़े, तो इन्हें 10 रुपए की ही हो जाए। तो ये अगर ये टू कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इलास्टिसिटी, अगर सपोज दैट यहाँ भी इलास्टिसिटी लेस ग्रेटर देन 1 है, तो फिर ये प्राइस इंक्रीज करने वाली पॉलिसी इधर सक्सेसफुल नहीं होगी। ठीक हो गया। तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डायग्राम्स इसकी बनी हुई हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बनी हुई है किसमें, इसी बुक में, कॉटसेनिस की बुक में। ठीक है, इसमें ना दो, और फिर यहाँ 2 कलर मुझे यूज करने चाहिए थे बट नहीं करते अब। इधर वो कहता है कि 2 डिमांड कर्व है, 2 मार्केट्स हैं, ये आपका डिमांड कर्व 2 है और ये उसका एम मार्केट। ठीक है, बल्कि ना मैं आपको सिंपल डायग्राम बनवाता हूँ, क्योंकि आपने कौन सा पेपर में डायग्राम बनानी है। ये इलास्टिसिटी है जी लेस देन 1, जो कि ज्यादातर बुक्स में बनी हुई है, और ये है डिमांड कर्व D2, इसको बंद कर लो। जो कॉटसेनियस की बुक में डायग्राम बनी हुई है ना, वो कंबाइन है, वो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, वो डिफरेंट कलर मुझे यूज करने पड़ेंगे, तो उसका कोई खास फायदा भी नहीं है। ये कंबाइन मार्केट है, जो ये शो कर रही है कॉस्ट सेम। इधर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इधर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। यहाँ पर ये मेरा एमसी कर्व है, ये क्वांटिटी डिटरमाइंड होगी जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, तब वो अगर आप डायग्राम से समझेंगे तो मैं, मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है उनमें वो समझाई गई। ये एम सी MR2 फिर इंटरसेक्ट कर रहा है MC MR1, तो वो मैं डायग्राम भी आपको समझाता हूँ। ये क्वांटिटी भी इक्वल होनी चाहिए, यहाँ मैं कोई एक्सिस का ख्याल नहीं रखा। प्राइस ऑफ 2 और ये है जी प्राइस ऑफ, इसको इधर लें, प्राइस ऑफ, ये कंपैरिजन हो गया कि ये वाला जो पार्ट है ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक हो गया। ये कब पॉसिबल है, जब टू डिफरेंट मार्केट, ये नजर आ रहा होगा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है और इधर क्या है लेस देन 1 है। जब इलास्टिसिटी बेस के ऊपर आप टू मार्केट्स के अंदर सेम प्रोडक्ट, ये शो कर रहा है कि जो प्रोडक्ट है, क्योंकि एक इंडस्ट्री में तैयार हो रही है सेम प्रोडक्ट, और सेल क्या हो रही है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर सेल हो रही है।
तो इलास्टिसिटी इनकी डिफरेंट है, यहाँ पर ग्रेटर है, वहां पर उन्होंने लेस प्राइस रखी हुई है और इधर ज्यादा है। इसको कहते हैं, जब इलास्टिसिटी बेस पर मार्केट को हमने सेपरेट किया हो, इसे हम कहते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक हो गया। अभी फर्स्ट और सेकंड की भी बात करते हैं, फिर हम इसको देखेंगे कि इसको प्रेजेंट किया किसने किया, उसके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अब एक क्वेश्चन आता है इसमें कि हमने यूनिफॉर्म प्राइस के ऊपर क्यों नहीं सेल की। यूनिफॉर्म प्राइस पर इस वजह से सेल नहीं की कि यूनिफॉर्म प्राइस पर अगर हम, जब हमें पता हो कि डिफरेंट इलास्टिसिटी है डिफरेंट मार्केट्स के अंदर, तो जो प्रोड्यूसर होता है उसकी कोशिश होती है अपना टोटल रेवेन्यू को इंक्रीज किया जाए। यूनिफॉर्म प्राइस पर सेल करने का लॉस ये है कि उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कम होने की वजह से उसका मार्जिन रेवेन्यू भी थोड़ा कम होता है, और कंज्यूमर सरप्लस कम होता है, और प्रोड्यूसर सॉरी कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होता है और प्रोड्यूसर सरप्लस कम रह जाता है। तो वो प्रोड्यूस कंज्यूमर सरप्लस को कैप्चर करने के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। अब हम चलते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक हो गया। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होगा, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जैसा कि हमने थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखा है, ये डिवाइड करता हूँ। ठीक है, ये यूनिफॉर्म प्राइस थी, और ये क्वांटिटीज पर वो सेल कर सकता है 100। उसने एक मार्केट के अंदर 10 रुपए प्राइस रखी और दूसरी में 20, यानी कि 50 यूनिट्स डायग्राम में मैंने इसे बना दिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड डिग्री में क्या करता है, यह डिवाइड कर रहा है, उसमें 10 रुपीज थी, फर्स्ट करें 99 है, इसको उसने तीन पोर्शन कर दिया। पहली 33, 66, पहली 33 को उसने 30 प्राइस चार्ज कर रहा है, और अगले 33 के ये वाले जो ये 30 में सेल करेगा, अगले 33 यूनिट्स 20 में, अगले 10 में, यानी कि एक से ज्यादा प्राइसेस के अंदर वो सेल कर रहा है। इसको हम कहते हैं सेकंड डिग्री। फर्स्ट डिग्री, ये उसकी प्राइस थी 10 और वही 100 यूनिट्स थी उसके पास। अब वो क्या करेगा कि जो ये कंज्यूमर सरप्लस नजर आ रहा है आपको, ये सारे का सारा कैप्चर कर लेगा। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा कंज्यूमर सरप्लस कैप्चर किया, कंज्यूमर सरप्लस, ये भी कंज्यूमर सरप्लस बाकी रह गया, ये भी इधर ये कैप्चर कर लिया ये वाला, और रिमेनिंग थोड़े से छोटे छोटे ब्लॉक्स रह गए हैं। ठीक है, इधर प्रोड्यूसर ने ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस छोड़ दिया, थोड़ा सा कैप्चर किया। इधर
थोड़ा सा छोड़ दिया है, ज्यादा कैप्चर कर लिया। इधर फर्स्ट डिग्री के अंदर सारे का सारा कंज्यूमर सरप्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर। ठीक है, इधर वो क्या करेगा, फर्स्ट डिग्री के अंदर 100 प्रोडक्ट्स हैं तो प्राइसेस भी कितनी होंगी, 100 प्राइसेस होंगी, यानी कि फर्स्ट 2 3 4 5 6 100 तक हर यूनिट की डिफरेंट प्राइसेस होगी। पहले यूनिट की यह प्राइस होगी, दूसरे की, तीसरे, चौथा, पांचवा, छठा, हर यूनिट को डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर वो सेल करेगा और कंज्यूमर सरप्लस को सारे को सारे को कैप्चर करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, ऐसी सिचुएशन में जैसा कि हमने ए आर और ये क्या था एम आर, जब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो ये मुझे फिर जब में हो रहा होता है तो उस सूरत में डिमांड का तो क्या आता है, ये जो मेरा एम आर कर्व है ये ट्वाइस नहीं रहती, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है इस तरह। ये है